हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। इससे पहले बच्चों इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हम लोग देखे थे कि अमेरिका को जो गुलाम है वो कैसे बनाया था और किसने बनाया था। तो हम लोग देखे थे कि यूके ने क्या किया था, जिसको यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, वो क्या कर लिया था, इसको गुलाम बना लिया था। क्या बना लिया था बच्चों? इसको गुलाम बना लिया था, इसके ऊपर शासन करना शुरू कर दिया था। और कौन किया था? तो वो किया था बच्चों, इंग्लैंड ने किया था। किसने किया था? इंग्लैंड ने। तो हम लोग देखें कि किस प्रकार से इंग्लैंड जो है वो अमेरिका के ऊपर शासन करना शुरू कर देता है। अब जब हम लोग जानते हैं कि कोई भी दूसरा देश किसी अन्य देश पे जब शासन करता है तो क्या करता है, उसकी भलाई तो करना वो चाहता नहीं है। मतलब उसका जो मेन उद्देश्य होता है कि हम किस प्रकार से जिस देश के ऊपर शासन करें उसको किस प्रकार से लूटा जाए, उससे ज़्यादा फायदा कमाया जाए। इस चीज का उन लोगों का क्या होता है, मोटिव होता है। तो अब सोच करके देखो कि यहाँ के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, इसका वेलकम तो करेंगे नहीं। देखेगा कि अरे मेरे देश को तो ये लूट रहा है, तो क्या हम इसका स्वागत करेंगे? वो तो चाहेगा ना कि जितना जल्दी हो सके इससे मुक्त हो जाए, इससे मुक्ति मिल जाए हमें। यही ये लोग चाहते हैं। तो इसी के लिए जो इन लोगों ने क्या किया, आंदोलन चलाया। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि ब्रिटेन से, अंग्रेजों से, इंग्लैंड वालों से जब मुक्त होने का जो इन लोगों ने विचार किया, इसके लिए इन लोगों ने प्रयास किया, उसी को क्या बोला गया बच्चों? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम बोला गया। अब आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण थे। ये लोग क्यों चाहते थे कि इंग्लैंड वासियों से हमें क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। ये लोग क्यों चाहते थे, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो बच्चों, इसके बहुत सारे कारण थे। अगर देखिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण कौन कौन से थे, तो बच्चों बहुत सारे कारण थे। जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके निम्नलिखित कारण थे। और अगर पहला कारण बच्चों हम देखते हैं तो क्या है कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का क्या था, अभाव था। अब सबसे पहले तो बच्चों हम लोग देखे थे कि उपनिवेश का मतलब क्या होता है। तो उपनिवेश का मतलब होता है कि कोई भी देश किसी अन्य देश के ऊपर जा करके और उसके ऊपर क्या कर ले, शासन स्थापित कर दे। यानी कि उसके सारे रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले ले और इसको अपने तरीके से यूज करना शुरू कर दे। तो ये जो जिस देश के ऊपर कोई भी अन्य देश, मान लीजिए ए एक देश है और बी एक देश है, तो ए क्या करता है, बी के ऊपर जा करके कब्जा कर लेता है और इसके सारे रिसोर्सेज को अपने तरीके से यूज करना शुरू कर देता है। वहां पे रूल रेगुलेशन खुद बनाता है। तो जो बी कंट्री होगा वो क्या कहलाएगा, ए का उपनिवेश कहलाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे इंग्लैंड जो था वो भारत के ऊपर कब्जा कर लिया और भारत के ऊपर अधिकार करके भारत के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। भारत के रिसोर्सेज को अपने तरीके से, यानी कि यहाँ के जो संसाधन थे, जितना भी पेड़ पौधा हो गया, जंगल हो गया, जो भी कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यहाँ के कृषि उत्पाद हो गए, यहाँ के जो लोग हो गए, उनका जो है यूज करना अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से भारत क्या कहलाएगा, इंग्लैंड का उपनिवेश कहलाएगा। इंग्लैंड जो है अमेरिका के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया, तो अमेरिका जो है इंग्लैंड का क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। तो बात आती है बच्चों की उपनिवेशों में, यानी कि इंग्लैंड में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था। तो अब बात करेंगे बच्चों, राजनीतिक स्वायत्तता का मतलब क्या होता है। स्वायत्तता का मतलब ये हुआ बच्चों कि वहां के जो मूल निवासी हैं उनको शासन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। यानी कि अभाव था। अभाव करने का मतलब क्या था, कमी था। यानी कि इन लोगों को वहां पे जो अमेरिका की शासन प्रक्रिया थी, जिस प्रकार से ब्रिटेन जो है वो शासन चला रहा था, तो उस प्रक्रिया में अमेरिका वासी को, अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। जैसे देखो अमेरिकी उपनिवेशों में क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों की, अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। तो अब बात करते हैं बच्चों कि अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश लोग कौन थे, तो अंग्रेज थे, जिन्होंने क्या देखा था, इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था को देखा था। यानी कि इंग्लैंड में किस प्रकार से शासन प्रक्रिया चलती है, इन सभी चीजों को वो लोग देख चुके थे। कौन लोग? अंग्रेज लोग देख चुके थे। और अंग्रेज लोग यानी कि अमेरिकी उपनिवेश में ज्यादातर कौन लोग थे, अंग्रेज लोग। यानी कि देखा कि अरे एक नया क्षेत्र है, वहां पे जाकर के इन लोगों ने बसना शुरू कर दिया था और उसी को अमेरिका को ही अपना घर बना लिया। किसने? अंग्रेजों ने। इसीलिए अगर आप देखिएगा
आज भी अगर आप देखते हैं तो अमेरिका के जो मूल निवासी है ना वो ब्लैक है, काला है। कैसे है बच्चों? काला। यानी कि अगर आपको देखना है कि अमेरिका में के जो मूल निवासी कौन है, वहाँ के जो मेन जो स्टार्टिंग से रहते आ रहे थे, अगर उनको दिखेगा तो उनका कलर एकदम ब्लैक दिखाई देगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो आप बराक ओबामा का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। बराक ओबामा जो थे वो क्या थे? वहाँ के अमेरिका के मूल निवासी थे। वो कैसे दिखते हैं? काले दिखते हैं। कैसे दिखते हैं बच्चों? काले दिखते हैं। तो वो कौन है? वहाँ के मूल निवासी। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप हो गया, जो बाइडेन हो गया, अगर इनको देखिएगा तो ये कैसे दिखाई देते हैं? गोरे दिखाई देते हैं। तो ये जितने भी गोरे हैं ना अमेरिका में, वो सब के सब कौन है? अंग्रेज हैं। कौन है बच्चों? सब के सब अंग्रेज हैं। अंग्रेज लोग इंग्लैंड से जाकर के कहाँ बस गए? अमेरिका में। तो यही जो लोग अब बस गए, तो अब अमेरिका को अपना देश मान लिया, इंग्लैंड को छोड़ चुके थे वो लोग। तो वो लोग क्या देखे कि अरे हमने इंग्लैंड में जब रहते थे तो हमने देखा कि वहाँ की जो शासन करने का तरीका है वो कैसा है? संसदीय व्यवस्था है। एवं विधि विधान को देखा था कि किस प्रकार से इंग्लैंड में रूल रेगुलेशन बनते हैं। अतः वे अपने उपनिवेशों में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है वो चाहते थे कि हमारा जो देश जो हम अमेरिका में आकर के बस गए हैं, तो अमेरिका में भी इंग्लैंड को क्या करना चाहिए? जिस प्रकार ब्रिटिश शासक वहाँ पे मतलब ब्रिटेन में शासन व्यवस्था चलती है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, ऐसी मांग थी। और जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। वो लोग ये सब मांग कर रहे थे कि रूल रेगुलेशन जैसे इंग्लैंड में चलता है वैसे मिले, लेकिन जो ब्रिटिश शासक थे वो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे और वे उपनिवेश वासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। यानी कि जो कोई भी गवर्नर होता था वो क्या करता था? वो किसके द्वारा अपॉइंट होता था? वो राजा उसको मनोनीत करते थे। क्या करते थे बच्चों? राजा। कि हाँ, जो कोई भी उपनिवेश में जाकर के अमेरिका में शासन करेगा, जो गवर्नर बनेगा, वो राजा अपने पसंद के व्यक्ति को क्या कर देते थे? चुन देते थे। कहते थे कि जाओ वहां पे शासन करो। इससे जो है वो फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी और उपनिवेश वासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था। ठीक है। अब उनको अमेरिका वासी को बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तू योग्य नहीं है, जो हम शासन करेंगे वो अपने तरीके से करेंगे, तुम योग्य नहीं हो, इसलिए तुम्हें शासन व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा रहा है। इससे क्या होगा? उनको बुरा लगेगा, उनमें भारी असंतोष था। तो ये कारण हुआ। अगर दूसरा कारण की बात करें बच्चों कि दूसरा कारण क्या था, तो दूसरा कारण था बच्चों भौगोलिक दूरी। क्या था बच्चों? भौगोलिक दूरी। अब बात करें कि ये भौगोलिक दूरी का मतलब क्या करा है, तो देखो बच्चों, हमने मैप में भी देखा था कि इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफी अधिक थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित है। चूंकि उस समय यातायात एवं संचार के साधनों का क्या था? अभाव था। व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में क्या थी? असमर्थ थी। यानी कि वो लोग, उनको पॉसिबल नहीं था कि वो अच्छे तरीके से अपने उपनिवेश को होल्ड कर पाए। इसलिए इसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेश वासियों को मिला। यानी कि अगर आप मैप पे देखिएगा तो क्या दिखाई देगा आपको? अगर आप मैप देखते तो मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है? यूएसए है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्या दिखाई देगा कि ये है इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लैंड दिखाई देगा और ये है अमेरिका। तो इस क्षेत्र में अगर ये शासन करना चाहते हैं तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि ये बगल में स्पेन हो गया, बगल में पुर्तगाल हो गया, यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ऐसा तो नहीं था कि नजदीक है, इसको अच्छे तरीके से होल्ड कर पाए ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार यहाँ बैठी हुई है और इसका उपनिवेश इस जगह पे। तो सोच करके देखो, ये बहुत बड़ी दूरी है। अटलांटिक महासागर होते हुए आपको आना है। न तो उस समय कोई संचार की व्यवस्था थी, न यातायात की अच्छी व्यवस्था थी। जैसे बड़े बड़े जहाज, अगर जाने की व्यवस्था है तो हवाई जहाज तो था नहीं उस समय। था क्या? तो सिर्फ और सिर्फ जहाज था, नाव था। तो इस तरीके से इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर कब्जा बहुत मतलब प्रभावशाली तरीके से नहीं रख पाते थे। इसलिए क्या था? उनको दिक्कत हुआ। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के जो लोग थे, अमेरिकी जो लोग थे, उनमें ज़्यादातर तो अंग्रेज ही थे। तो उन लोगों ने क्या किया? कहा कि इसका इनको फायदा हो गया कि आओ वहां से अपना सेना लेकर के आओगे ना, हम यहीं के हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है? इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि जो घर वाला होता है वो अगर किसी के गांव में जाकर के क्या है, ये बदमाशी नहीं कर सकते हैं आप। यही बात होता है। आप लोग देखे भी होंगे कि जो अगर किसी के गांव में जाकर के कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता, जानता है कि पिटा जाएंगे। दूसरे के गांव में जाएंगे और वहां पे आप वहां से दूसरे के गांव से आप रंगबाजी करके नहीं आ सकते। मतलब समझ रहे हैं आप? ठीक है।
तो यही बात था कि इंग्लैंड वाला अमेरिका में ही जाके अमेरिकी लोगों से पंगा लीजिएगा तो क्या होगा, आपको खदेड़ देगा, उनको फायदा होगा। अब देखो तीसरा कारण था बच्चों, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अब ये धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों कि अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी क्या था, मतभेद था। अब ये मतभेद मतलब एक दूसरे का मतलब जो विचार था वो अलग अलग था। जैसे जहां एक और ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे, चर्च और चर्च के अधिपत्य में विश्वास करते थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता जो है प्यूरिटन मतावलंबी थी। यानी कि देखो ये आपको पता होना चाहिए कि चर्च में भी जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे क्या है, कास्ट हैं, उस प्रकार का कास्ट तो नहीं है। क्रिश्चियन में कास्ट तो उस प्रकार का नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग दो भागों में बटे हुए हैं। यानी कि इन लोगों का जो है वो दो भाग है। जैसे एक हो गया एंग्लिकन बोलते हैं क्रिश्चियन, और एक होता है प्यूरिटन क्रिश्चियन। कैसा होता है बच्चों? दो तरीके का होता है। एक होता है एक को बोलते हैं कैथोलिक और एक को बोलते हैं प्रोटेस्टेंट इंग्लिश में, ठीक है। तो एक होता है एंग्लिकन और दूसरा होता है प्यूरिटन। तो एंग्लिकन यानी कि जो ब्रिटिश वासी थे वो कैसे थे, एंग्लिकन थे। जैसे आप मुस्लिम धर्म में भी देखिएगा तो मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे सिया हो गया, सुन्नी हो गया, और ये दोनों लोग क्या है आपस में लड़ते रहते हैं। जो कि सुन्नी है, सुन्नी मुसलमान जो होता है वो ऐसा बोलता है कि सिया तो मुसलमान है ही नहीं, इस तरीके से, यानी कि उसकी आइडेंटिटी को ही ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, हमेशा झगड़ा होते रहता है। जैसे ईरान जो है वो सिया बहुल कंट्री है, और जैसे पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सब क्या है, सुन्नी मुस्लिम बहुल, मतलब वहाँ पे सुन्नी मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है। तो ये लोग ईरान से क्या करते हैं, नफरत एक टाइप का देख सकते हैं आप, इन दोनों के बीच में झगड़ा होते रहता है। तो ये हो गया बात। तो उसी तरीके से जो चर्च के लोग हैं, यानी कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं, ये भी दो मतों को मानते हैं। तो एक हो गया एंग्लिकन और दूसरा हो गया प्यूरिटन। तो ब्रिटिश वासी जो थे वो किस मत को मानते थे, एंग्लिकन मत को मानते थे, ठीक है। वही अगर बात करें अमेरिकी जो जनता थी वो किस चीज को मानती थी, प्यूरिटन मतावलंबी थी। तो इन दोनों के बीच में इस कारण भी क्या हुआ, धार्मिक मतभेद हुए। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर के प्रोटेस्टेंटों यानी कि प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। अब देखो जैसे हम अभी पता है ना कि जिस प्रकार से मुस्लिम कंट्रीज में आप देखिएगा कि एक दूसरे के अगेंस्ट में है, जैसे ईरान हो गया वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ईरान हो गया क्या बोलते हैं, सिया बहुल है, सऊदी अरेबिया हो गया सुन्नी बहुल मुस्लिम बहुल है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता रहता है, झगड़ा होते रहता है। उसी प्रकार से आप देखिएगा तो ये जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश वासी जो थे, यानी कि इंग्लैंड में दोनों लोग रहते थे, एंग्लिकन और प्रोटेस्टेंट। तो अब देखो क्या हुआ कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटों को मारा गया, पीटा गया, उनको क्या किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया। तो वो लोग भाग करके कहाँ चले गए, अमेरिका में चले गए। तो अब अमेरिका में जाकर के वहीं पे बस गए प्यूरिटिनो। तो अब ये तो एंग्लिकन थे और ये लोग खदेड़ दिए थे इंग्लैंड से प्यूरिटिनो को। तो जब इन लोगों ने अमेरिका में शरण लिया तो बोला कि अब यहाँ से तुमको क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और इंग्लैंड वालों को भगाना शुरू कर दिया। उनमें प्रारंभ में ही जो है वो जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थे, तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वे कई बार कर चुके थे। कौन, प्रोटेस्टेंटों ने, जो लोग इंग्लैंड से भाग करके अमेरिका में शरण लिया था, उन लोगों में क्या था कि वो जुझारूपन था, यानी कि लड़ने में एकदम आगे रहते थे, एवं स्वतंत्रता की भावना उनमें विद्यमान था। वो लोग किसी के गुलाम होकर के नहीं रहना चाहते थे। साथ ही साथ अगर बात करें बच्चों तो सैनिक क्षमता का भी ये लोग क्या कर चुके थे, प्रदर्शन कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिका वासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। यानी कि अमेरिकी वासी थे तो अंग्रेज ही, लेकिन वो इसलिए नहीं रखना चाहते थे अपना मातृ देश के साथ संबंध। मातृ देश कहने का मतलब क्या हुआ कि उनका जो मातृभूमि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग का मातृ देश कौन है, भारत है। उसी प्रकार से जो अमेरिकी वासी थे, जो मुख्य रूप से इंग्लिश थे, इंग्लैंड थे, अंग्रेज थे, इंग्लैंड वासी थे, वो लोग अमेरिका में जाकर के बस गए। और फिर भी वो इंग्लैंड वालों से अपना संबंध नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उनके साथ धार्मिक भेदभाव हुआ था, ठीक है। अब अगर आगे देखते हैं बच्चों तो क्या करा कि ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिकी समाज जो था वो समता मूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। यानी कि अब देखो एक आया कुलीन वर्ग और एक आया, यहाँ पे दो वर्ड आए, एक आया कुलीन वर्ग था, कुलीन व्यवस्था पर आधारित था, और दूसरा था अमेरिकी समाज की अगर बात करेंगे तो ये समता मूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित समाज था।
अब देखो कुलीन व्यवस्था कहने का मतलब क्या हुआ। अगर कुलीन व्यवस्था की बात करें बच्चों, तो जिसमें क्या होता है कुलीन व्यवस्था में, अगर आप देखिएगा जिसको सामंतवादी व्यवस्था भी बोलते हैं, तो ये क्या था कि राजा था, ठीक है, राजा हेड होता था और राजा को शासन व्यवस्था में सहयोग करने वाले अपने कुछ क्या होते थे, कुछ खास लोग होते थे, कुछ खास परिवार के लोग होते थे जो क्या करते थे, राजा को सपोर्ट करते थे कि किस प्रकार शासन व्यवस्था करनी है। और यही लोग क्या करते थे, पूरे जमीन का मालिक होते थे, ठीक है। कुलीन जो लोग होते थे ये पूरे जमीन का मालिक होते थे और किसानों से खेती करवाते थे और उनसे टैक्स वसूल करके राजा को देते थे और साथ ही साथ अपना भी फायदा उठाते थे। यानी कि एक देखिए तो पूरे क्षेत्र के ऊपर राजा का अधिकार हो गया और टैक्स वसूलना, अपना काम करना, अपना काम निकलवाना, इस प्रकार से, और लोगों की भलाई के लिए काम न करना, यही जो थी वो कुलीन व्यवस्था की खास करके अगर बात करें तो इसकी कुछ खासियत थी इस प्रकार के। वही अगर बात करें बच्चों की, जो अमेरिकी समाज था वो किस प्रकार का था, तो समता मूलक था। समता मूलक कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे सभी लोग एक दूसरे को समान रूप से समझते थे, मतलब बराबर देखते थे, बराबर की भावना रखते थे। साथ ही साथ प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे आधारित था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था करने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें लोगों के विचारों को महत्व दिया जाता था, इस प्रकार का समाज था अमेरिकी समाज। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या है, खास बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है, मतलब इन दोनों में अंतर आपको साफ दिखाई देगा। वही अगर बात करें कि इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता जो है वो विद्यमान थी, जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा कारण। अब अगर बच्चों हम चौथे कारण की बात करें तो चौथा कारण में है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। अब बोलिएगा कि ये सप्तवर्षीय युद्ध क्या हुआ, तो इसके नाम में ही आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि सप्तवर्षीय का मतलब क्या हुआ, जो 7 वर्षों तक चला। सप्त मतलब 7, तो 7 वर्षों तक चलने वाला युद्ध का प्रभाव। तो अब बात कीजिएगा कि सर ये 7 वर्षों तक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो बच्चों जैसा कि आपको पता होगा कि सप्तवें वर्षीय युद्ध जो है वो इंग्लैंड एवं फ्रांस में हुआ था। किसके कब हुआ था, तो 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में पूर्व तक उपनिवेशवासी जो है वो इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासी जो थे का एकमात्र लक्ष्य है इंग्लैंड को बेदखल करना। और इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए पोलार्ड ने कहा कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को क्या किया, भड़काया। अब देखो कहानी समझो क्या है। अगर यहाँ पे मैप में देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या है बात कि देखो हम लोग जानते हैं कि जब पता चला कि नए नए क्षेत्रों के बारे में जब लोगों को पता चला तो इन लोगों ने क्या किया, अपना अपना जहाज निकाला और नए नए क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो अगर इंग्लैंड वाला भी निकला था, फ्रांस वाले भी निकले थे, तो मुख्य रूप से 2 ही कंट्री जो है वो अपना उपनिवेश बनाने में ज़्यादा सफल हुई। और वो कौन कौन थे, तो एक हो गया इंग्लैंड और दूसरा हो गया फ्रांस। फ्रांस यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोनों, तो इंग्लैंड का प्रभाव था यूएसए पे। किसके ऊपर था बच्चों, यूएसए के ऊपर इनका शासन चल रहा था। वही अगर बात करें कनाडा वाले क्षेत्र पे, तो कनाडा वाले क्षेत्र पे किसका प्रभाव था, फ्रांस का था। किसका था बच्चों, फ्रांस का। तो अब फ्रांस यहाँ पे शासन कर रहा है। तो इंग्लैंड वाले चाहते थे कि फ्रांस को हम खदेड़ दें और फ्रांस वाला चाहता था हम इंग्लैंड को इस जगह से खदेड़ दें। अब इससे क्या हुआ कि जो इंग्लैंड वासी थे, जो कनाडा के लोग थे, वहाँ पे फ्रांसीसियों का शासन था इस क्षेत्र पे। यहाँ पे देखिएगा तो अंग्रेजों का शासन था। तो फ्रांसीसी को खदेड़ने के लिए अंग्रेज और कनाडा वासी क्या चाहते थे कि हम फ्रांसीसी को खदेड़ दें। इसमें मदद लेते थे किसका, इंग्लैंड का। और इंग्लैंड भी चाहता था कि फ्रांस जो है वो यहाँ से भगा दे इसको। तो अब देखो इसी कारण इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। क्या हो गया बच्चों, युद्ध हुआ। कितने वर्षों का हुआ, तो सप्तवर्षीय हुआ था, ठीक है। 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक ये चला था। इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड जो है वो फ्रांस को हरा देता है। और फ्रांस को क्यों हरा देता है, क्योंकि इंग्लैंड की नेवी उस समय बहुत अधिक मजबूत हो चुकी थी अगर कंपेयर करें फ्रांस की। तो फ्रांस हार जाता है। तो फ्रांस जब हारा तब अब यहाँ के लोग सोचे कि अच्छा अब तो फ्रांस कुछ है ही नहीं। इनको डर लगता था कि फ्रांसीसी हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, इसलिए इंग्लैंड का मदद लेते रहना है।
अब देखो, अब फ्रांस तो हार गया, तो इन लोगों को लगा कि अरे अब फ्रांस का तो कोई पावर है नहीं, अब जो रह गया मेरा, अब पहले दो दो दुश्मन था, अब रहा है वो एक ही दुश्मन है, और एक दुश्मन कौन है, तो वो है इंग्लैंड। यानी कि अब हमें इंग्लैंड से भी मुक्त होना है। फ्रांस से तो मुक्त हो ही गए इंग्लैंड का मदद लेके, लेकिन अब हमें क्या करना है, इंग्लैंड से भी मुक्त होना है। तो एक फायदा हुआ ना कि दो दुश्मन था, तो दो दुश्मन एक ही दूसरे से लड़ने लगे, और जब लड़ने लगे तो उनका फायदा उठा करके एक दुश्मन का खात्मा कर देना, और फिर एक बच गया कितना, एक दुश्मन, तो वही उसी को समाप्त करना है, तो ये आसान हो जाता है। इसी के कारण जो एक व्यक्ति हैं, प्रोफेसर पोलार्ड है, उन्होंने कहा था कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। यानी देखा कि अरे फ्रांस हार सकता है तो इंग्लैंड क्यों नहीं हार सकता है, इंग्लैंड को भी हराया जाए। पांचवा अगर कारण देखें बच्चों, तो प्रगति विरोधी आर्थिक नीति थी इसकी। जैसे सबसे गंभीर मतभेद जो है वो आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। जैसे उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत था कि अपने उपनिवेशों के आर्थिक शोषण एवं संसाधनों का दोहन का अधिकार मातृदेश को है। यानी कि अगर सीधा सीधा देखिएगा बच्चों, तो उपनिवेशवाद का मतलब ही होता है क्या, कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उसके संसाधनों के दोहन का अधिकार जो है वो मातृदेश को है। मातृदेश कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि जिस देश ने जिस दूसरे कंट्री के ऊपर अधिकार कर चुका है, अपना उपनिवेश बना चुका है, वो इस कंट्री को, यानी कि ए ने बी के ऊपर अधिकार किया, तो बी क्या बन गया, उपनिवेश बन गया। यानी कि बी के ऊपर बी का शोषण करने का अधिकार किसको है, ए को है। उपनिवेश का वाद का मतलब ही ये होता है। यानी कि अगर कोई बोले कि उपनिवेश था, इंडिया जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उपनिवेश का मतलब ही होता है कि इसका मतलब है कि ब्रिटेन ने इंडिया का शोषण किया। सीधा सीधा मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखो, दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिससे राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था, और इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे, तथा अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड की कुलीन वर्गीय शासन व्यवस्था का क्या चाहता था, अंत चाहता था। अब देखो, उसी समय जो है वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था बच्चों, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चों मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी व्यापार होगा, ठीक है, जो कुछ भी व्यापार होगा उसके ऊपर, उस व्यापार के ऊपर स्टेट का कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। उसी व्यवस्था को बोलते हैं बच्चों पूंजीवादी व्यवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पूंजीवादी व्यवस्था। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है बच्चों, कि जैसे मान लीजिए जितने भी व्यापारी हैं तो उनको कोई कंट्रोल नहीं, यानी कि उसका जो उत्पादन होगा, उसका जो बिक्री होगा, वो सब के सब कौन डिसाइड करेंगे, पूंजीपति डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, उन्होंने बोला था कि ये मुक्त व्यापार होना चाहिए, व्यापार को मुक्त होना चाहिए, इसके ऊपर सरकार का कब्जा नहीं होना चाहिए कि किस वस्तु का प्रोडक्शन होगा, किस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, ये सब के सब पूंजीपति को छोड़ दीजिए। यानी कि जो उत्पादन करता है, जो पूंजीपति हैं, जो बिजनेसमैन है, वो डिसाइड करेंगे कि किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा, उसका मूल्य क्या होगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इनके ऊपर छोड़ दीजिए, स्टेट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था थी इसको बोलते हैं मुक्त व्यापार व्यवस्था, ठीक है। अब बात करें बच्चों, जैसे अगर आप में बोले, और एक होता है बच्चों समाजवादी व्यवस्था, ये भी समझा ही देते हैं। देखो, ये जो अगर आप देखिएगा तो एक होता है समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था। ये क्या होता है, जिसमें ये बात की जाती है बच्चों, समाजवादी व्यवस्था में ये बात की जाती है कि जो भी देश का रिसोर्सेज होगा, ठीक है, उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा, स्टेट का, यानी कि सरकार का कंट्रोल होगा। सरकार ही बोलेगी कि क्या वस्तु बनाना है, उसका क्या मूल्य रखना है, सारी वस्तुएं जो है, सारी चीज़ों के ऊपर सरकार की जिम्मेवारी होगी। तो ये जो व्यवस्था होता है ये समाजवादी व्यवस्था कहलाता है। और एक होता है पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, ये सब के सब पूंजीपति डिसाइड करते। तो ये जो समाजवादी व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट था वो विकसित हो रहा था। तो जो अफ्रीका के जो व्यापारी थे वो चाहते थे कि अमेरिका के जो व्यापारी थे वो क्या चाहते थे कि इंग्लैंड की सरकार जो है वो इसके ऊपर नियंत्रण न करे, ठीक है, इसके अगेंस्ट में भी थे। तो ये भी एक कारण था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो छठा कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, वो क्या था, आपत्तिजनक कर। क्या था,
आपत्तिजनक कर। अब ये आपत्तिजनक कर कहने का मतलब क्या हुआ? एक तो आपको पता होना चाहिए कि कर का मतलब क्या होता है। तो कर का मतलब होता है बच्चों टैक्स। कर का मतलब क्या होता है? कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कर को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है कि जब सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था तो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी। क्या हुई थी? आर्थिक क्षति। आर्थिक क्षति मतलब क्या है? इसका बहुत सारा धन नष्ट हो गया था। अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, जिनका क्या नाम था, ग्रेनविल ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। क्या किया बच्चों? स्टाम्प एक्ट पारित किया। अभी स्टाम्प क्या होता है? तो जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों जैसे अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। यानी कि अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 20 सीलिंग का जो स्टाम्प है वो लगाना आपको जरूरी है। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध का भावना जग उठी और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। और 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ताओं वस्तु पर कर लगाया। ये सभी वस्तुएं थी जैसे कागज हो गया, शीशा हो गया, चाय हो गया, रोगन हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो उनने क्या क्या कर दिया बच्चों? कर लगाना शुरू कर दिया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इससे उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। तो ये आपसे आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर दे दे कि ये किसने कहा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का जो नारा है वो किसने दिया था? तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? सैमुअल एडम्स ने। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आगे हम देखते हैं तो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की, ठीक है। स्वाधीनता के पुत्र, स्वाधीनता का मतलब क्या होता है? स्वाधीनता का मतलब होता है स्व, मतलब देखिए इसमें दो वर्ड लगा हुआ है। एक है स्व, स्व मतलब क्या होता है? खुद, और अधीनता मतलब अपने अधीन, दूसरे के अधीन ना होकर के दूसरे को क्या बोलते हैं? पराधीन। वैसा व्यक्ति जो दूसरे के अधीन होता है उसको क्या बोलते हैं? पराधीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराधीन। मतलब पर मतलब क्या होता है? दूसरा। तो दूसरे के जो अधीन होता है उसको पराधीन बोलते हैं। और जो खुद के अधीन में होता है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि जिसके ऊपर खुद का शासन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो स्वाधीनता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वाधीनता बोलते हैं। अब देखो तो इन लोगों ने क्या किया? स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियों नामक जो है वो संगठनों का स्थापना किया। अब सातवां रीजन देखते हैं कि सातवां क्या कारण था। तो सातवें कारण में अगर हम देखते हैं बच्चों तो हमें क्या दिखाई देता है कि लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, यानी कि इस समय लेखक और प्रचारक की क्या क्या भूमिका थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो क्या करा है कि स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका थी स्वतंत्रता की भावना जगाने में। और 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। क्या प्रकाशित हुई बच्चों? कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। तो आपसे पूछेगा कि कॉमन सेंस के प्रकाशक कौन थे? तो वो थे टॉमस पेन, ठीक है, कॉमन सेंस की प्रकाशक। इसमें अत्यधिक प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया और उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहित किया। यानी कि अलग अलग तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि लोग इसको क्या बोलते हैं? अमेरिका को क्या कर रहे हैं? अमेरिकी वासियों को सपोर्ट कर रहे हैं, मोरल सपोर्ट दे रहे हैं कि हाँ एकदम आगे बढ़ो, इंग्लैंड वासियों को भगाओ और ये तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। और अब देखते हैं आठवां जो रीजन है वो क्या है कि जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। ये जॉर्ज तृतीय का निरंकुश नीति क्या था बच्चों? कि इंग्लैंड के शासक जो है जिनका क्या नाम था उसमें जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। निरंकुश नीति कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि लोगों को सपोर्ट करने के लिए ना बल्कि उसके अगेंस्ट में जाकर के ऐसे नियम बना देना, उसी को क्या बोलते हैं? निरंकुश नीति बोलते हैं। उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी। यानी कि जो जॉर्ज तृतीय था इसके जितने भी नियम हुए वो क्या थे? इंग्लैंड में भी लोकप्रिय थे। यानी कि इंग्लैंड के लोग भी इसको नहीं चाहते थे ऐसे नियम को। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। जॉर्ज तृतीय के अनुत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को क्या कर दिया? वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आया। यानी कि जॉर्ज तृतीय जो था वो बोला कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, जो हम मतलब हम यहाँ के राजा हैं, हम ही जो नियम बनाएंगे वही चलेगा। जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में क्या था? मंत्रिमंडल का डिसीजन होता था, तो उसको जो है वो
जॉर्ज तृतीय ने तोड़ दिया। इसलिए इंग्लैंड वासी भी जॉर्ज तृतीय के नियमों को नहीं चाहते थे, और उपनिवेशवासी की तो बात ही अलग है। आगे देखो बच्चों, तो अब 9वां जो रीजन है वो क्या है, तत्कालिक कारण देख लेते हैं, बोस्टन चाय पार्टी। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों इसका तत्कालिक कारण, यानी कि ये सारे रीजन, जितने भी 8 हम लोगों ने रीजन देखे, वो सबके सब रीजन तो थे ही, साथ ही साथ तत्कालिक कारण, यानी कि क्या ऐसा हुआ, इतने सारे, मतलब देखते हैं ना कि दो पड़ोसियों के बीच में एकदम मनमुटाव चल रहा है, ये जान रहा है कि एकदम दूसरों के बीच में जबरदस्त की दुश्मनी है, लेकिन लोग एक दूसरे से नहीं बोलते, अपना अपना चलते रहता है। लेकिन सोच करके देखो, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे दोनों लोग क्या कर जाते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, मारा मारी एकदम शुरू हो गया, ठीक है, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कुछ ना कुछ तो तत्कालिक कारण रहा होगा, जैसे ये ला करके इसके घर के सामने कचरा फेंक दिया तो हो गया बात, मतलब पहले से तो एक दूसरे के अगेंस्ट में पूरा एकदम माहौल बना ही हुआ था, ये कुछ तत्कालिक कारण हो गया तो हो गया जबरदस्त का लड़ाई। उसी तरीके से अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, वो तो इंग्लैंड के खिलाफ में मतलब क्या है, माहौल पूरा बनाए हुए ही थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो तत्कालिक कारण के रूप में सामने आया, और वो क्या था बच्चों, बोस्टन चाय पार्टी। अब बोस्टन चाय पार्टी का मतलब क्या है, क्या किसी का बर्थडे पार्टी था जो चाय का पार्टी दे रहा था या क्या कर रहा था? तो इसको देख लेते हैं कि बोस्टन चाय पार्टी क्या है। तो देखो बच्चों क्या है कि 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया था। क्या किया गया था बच्चों, एक अधिकार प्रदान किया गया था। क्या था कि 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्राप्त था। यानी एक अधिकार करने का मतलब क्या है कि भारत से जो चाय जाएगा वो अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ कौन बेचेगा, इंग्लैंड के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं वही बेचेंगे। अब देखो क्या करा है कि जिसका उपनिवेश वासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचता है तो वहां कुछ नागरिकों, आदिवासियों, जिसे रेड इंडियन कहा गया, जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया। यानी कि ये क्या था कि अगर कोई अमेरिका का व्यापारी इंडिया से चाय खरीद के नहीं ले जा सकता है, अगर अमेरिका में चाय जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जाएगा, और कोई दूसरा व्यक्ति चाय का व्यापार नहीं कर सकता अमेरिका के साथ। तो ये नियम थे। तो सोच करके देखो कि जो अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के जो व्यापारी थे, उनको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है वो उन लोगों ने क्या किया था कि जब इंडिया से चाय जब अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पे पहुंचा तो उन लोगों ने उस जहाज को से लदा हुआ जो चाय था उस सबको समुद्र में फेंक दिया, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, बोस्टन की चाय पार्टी बोलते हैं। अब बोस्टन टी पार्टी बोलते हैं, ठीक है। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ, और 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेंसिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ, और इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया के दूसरे महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है वो क्या किया गया, जारी किया गया। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, यह है फिलाडेल्फिया का सम्मेलन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, और यही क्या बने थे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते तो किया गया था जॉर्ज वाशिंगटन ने को अमेरिकी उपनिवेश की सेनापति जो है वो नियुक्त किया गया था। जॉर्ज वाशिंगटन को क्या नियुक्त किया गया था बच्चों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सेनापति नियुक्त किया गया था, और इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, और 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ, और 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ जो 1789 में लागू हुआ, और जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो यहाँ के क्या बनते हैं, प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। अमेरिका क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, और यहाँ के जॉर्ज वाशिंगटन क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके क्या क्या परिणाम हुए, यानी कि जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो इसके क्या क्या परिणाम हुए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।